हेलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी ग्लोबल कोचिंग में। मैं प्रेम प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि हमारी श्रृंखला चल रही है सामान्य अध्ययन की श्रृंखला मुख्य प्रश्नों के साथ, जिसमें हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इससे पहले हमारे 4 सेट यूट्यूब पर आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले उन्हें जरूर देखें। सभी इंपोर्टेंट प्रश्न हैं और किसी विशेष परीक्षा के लिए नहीं है। सभी जहाँ जहाँ सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्क्रीन पर आपके सामने पहला प्रश्न आ चुका है। उत्तर प्रदेश के किस हिस्से में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है? मध्य उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। क्या होगा प्रश्न 1 का सही जवाब? कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक कहां पर है? क्या होगा इसका सही जवाब? देखिए प्रश्न है पहला, उत्तर प्रदेश के किस हिस्से में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है? मध्य उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इसका जो सही आंसर होगा वो आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश। यहाँ पर घ ऑप्शन हमारा सही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कृषि उत्पादकता है, जिसमें आपके क्यों है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर कृषि का सबसे अधिक यांत्रिकरण हुआ है। कृषि का यांत्रिकरण सर्वाधिक है। सर्वाधिक होने के कारण कृषि श्रम उत्पादकता अधिक है। और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र हैं? जैसे आपका मुरादाबाद है, मुरादाबाद, पीलीभीत, मुरादाबाद, पीलीभीत, मेरठ, बरेली, बिजनौर, सहारनपुर। ये जिले हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्से हैं जहां पर कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत भारत वर्ष में, ये वर्ष है यहाँ पर, भारत वर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन है इसके पंतनगर, जबलपुर, फैजाबाद, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। क्या होगा इसका सही आंसर? सही जवाब क्या होगा इसका? क्या होगा इसका सही जवाब? भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया था? तो इसका सही जवाब है पंतनगर। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में की गई थी। कब की गई थी? 17 नवंबर 1960। 17 नवंबर 1960 में भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में की गई थी। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। और ये पंतनगर कहाँ पर स्थित है? ये पंतनगर आपका उत्तराखंड में है। पंतनगर वर्तमान में उत्तराखंड में है। वर्तमान में उत्तराखंड का हिस्सा है ये। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 3 कृषि विश्वविद्यालय हैं आपके। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 3 कृषि विश्वविद्यालय, वो भी केंद्रीय वाले। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है? धान, गेहूं, गन्ना, मक्का। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है?
उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख जो खाद्य फसल है आपकी, वो है आपकी गेहूं। गेहूं कैसी है यहाँ पर? खाद्य फसल। उत्तर प्रदेश की प्रमुख खाद्य फसल है आपकी गेहूं। और जो आपकी प्रमुख व्यावसायिक फसल होती है वो है उत्तर प्रदेश की गन्ना। व्यावसायिक फसल, जिसे नकदी फसल भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल वो है गन्ना, और प्रमुख खाद्य फसल है आपकी गेहूं। गेहूं कितना होता है? गेहूं होता है आपका 34.42%। उत्तर प्रदेश में 34.42% गेहूं की पैदावार होती है। ज़्यादातर आपके उत्तर प्रदेश में गन्ना, मसूर, गेहूं, जो आलू की खेती की जाती है प्रमुख रूप से, क्योंकि यहाँ की जलवायु और मिट्टी गेहूं की खेती के लिए काफ़ी बेहतर है, इसलिए इसकी प्रमुख फसल क्या मानी जाती है? गेहूं मानी जाती है। और उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े हिस्से में, जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है उसके सबसे बड़े हिस्से में 24% में कृषि की जाती है। 24% भाग में कृषि की जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर। अगला प्रश्न, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर, रामपुर, वाराणसी, बरेली। क्या होगा प्रश्न 4 का सही आंसर? इसका सही जवाब होगा उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, जो कि गंगा बेसिन के मध्य में स्थित है। कानपुर शहर गंगा बेसिन के मध्य में स्थित है। गंगा बेसिन के मध्य में स्थित है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का मैनचेस्टर कैसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो क्या होगा आपका आंसर? अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। उत्तर भारत का मैनचेस्टर क्या होगा? कानपुर। और एक यहां से प्रश्न बनता है कि कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? कानपुर में कानपुर कपास के लिए प्रसिद्ध है। कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर में कपास की खेती की जाती है, और इसमें सूती वस्त्र उद्योग भी होता है। अगला प्रश्न, ईरी रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र कहाँ स्थित है? ईरी रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र कहाँ स्थित है? वाराणसी, श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा। क्या होगा इसका सही जवाब? प्रश्न 5 का सही जवाब, ईरी रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा गोंडा। अगला प्रश्न, सोनार में क्या प्रयुक्त होती है? सोनार एक उपकरण होता है, इसमें कौन सी तरंगें प्रयोग की जाती हैं? क्या पराश्रव्य तरंगें प्रयोग की जाती हैं, या अपश्रव्य तरंगें, रेडियो तरंगें, या श्रव्य ध्वनि तरंगें? कौन सा सही जवाब होगा प्रश्न 6 के लिए? प्रश्न 6 का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा पराश्रव्य तरंगें। सोनार में पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? या उसका समय उतना ही रहेगा, समय अवधि उतनी ही रहेगी, या घटेगी, या शून्य हो जाएगी, या बढ़ेगी? क्या होगा इसका सही जवाब? प्रश्न 7 का सही जवाब क्या होगा? समय अवधि क्या होगी? क्या होगा इसका सही जवाब? बढ़ेगी। उसकी समय अवधि बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है टी बराबर 2 पाई स्क्वायर रूट एल अपॉन जी। क्योंकि एल यहां पर नियत रहेगी, लंबाई जो है इसकी स्थिर रहेगी, लंबाई स्थिर रहेगी। जी का मान क्या होगा? ये चेंज होगा।
जी का मान चेंज होगा। कहाँ पर चेंज होगा? एल स्थिर है, जी का मान चेंज होगा, अर्थात चेंज कितना होगा? ये घट जाएगा, ये कम हो जाएगा। चेंज होकर कितना हो जाएगा? कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम कितना हो जाएगा? तो इसलिए जब जी का मान कम होगा तो ऊपर वाले की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, इसलिए समय अवधि क्या होगी? बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न, जब कोई जहाज नदी से सागर में प्रवेश करता है तो, जब कोई जहाज नदी से सागर में प्रवेश करता है तो कुछ ऊपर उठता है, वह कुछ नीचे जाता है, वह उसी तल पर रहता है, वह समुद्र की तली में डूब जाता है। कौन सी कंडीशन होगी प्रश्न 8 के लिए? प्रश्न 8 का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा कुछ ऊपर उठ जाता है। कुछ ऊपर उठ जाता है। क्यों उठ जाता है? क्योंकि ये समुद्री जल के घनत्व के कारण, समुद्री जल के घनत्व के कारण, जब कोई आज नदी से सागर में प्रवेश कर रहा है तो वहां पर प्रभाव क्या पड़ेगा? यानी घनत्व जो होगा बदल जाएगा, और घनत्व जब बदलेगा तो ये जहाज कुछ ऊपर उठेगा। सही जवाब होगा ऑप्शन का। अगला प्रश्न, सीटी स्कैन करने में प्रयोग लाई जाती हैं। सीटी स्कैन करने में कौन सी किरणें प्रयुक्त लाई जाती हैं? अवरक्त किरणें, पराश्रव्य किरणें, एक्स किरणें या चुंबकीय किरणें? क्या होगा प्रश्न 9 का सही जवाब? प्रश्न 9 के लिए सही जवाब क्या होगा? सीटी स्कैन करने में एक्स किरणें प्रयोग में लाई जाती हैं। सही जवाब होगा इसका गा ऑप्शन। और कुछ ये और बता रहा हूं, जैसे एमआरआई कराते हैं हम, एमआरआई, एमआरआई में कौन सी किरणें प्रयोग में लाई जाती हैं? तो इसमें चुंबकीय तरंगें प्रयोग में लाई जाती हैं। चुंबकीय तरंगों का प्रयोग एमआरआई में किया जाता है, और सीटी स्कैन में एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। और इसमें अवरक्त किरणें दे रखी है, अवरक्त किरणों का प्रयोग रिमोट में किया जाता है, रिमोट कंट्रोल के लिए, रिमोट कंट्रोल के लिए अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है, और मौसम विज्ञान के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। और बचा आपकी पराश्रव्य किरणें, पराश्रव्य किरणों का संकेत भेजने के लिए, संकेत भेजने के लिए, संकेत भेजने के लिए, और समुद्र की गहराई मापने के लिए, समुद्र की गहराई मापने के लिए भी पराश्रव्य किरणों का भी प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर हमसे पूछा है सीटी स्कैन करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर होगा गा ऑप्शन, एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत यानी पदार्थ का परमाणु मॉडल सर्वप्रथम किस साइंटिस्ट ने दिया? जॉन डाल्टन, रदरफोर्ड, जे थॉमसन, नील्स बोर ने? क्या होगा इसका सही जवाब प्रश्न 10 का? इसका सही जवाब होगा जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने सबसे पहले पदार्थ का परमाणु मॉडल यानी पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत दिया। कब दिया था ये? सन 1808 में। सन 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने सबसे पहले परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। रदरफोर्ड ने क्या किया था? रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किया। अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किया। और आपके जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और एक काम और किया था इन्होंने सन 1905 में इन्होंने रेडियो धर्मिता की खोज की। सन 1905 में रेडियो धर्मिता की खोज की।
रेडियोधर्मिता की खोज की 1905 में, और नील्स बोर ने परमाणु मॉडल दिया बाद में 1913 में। 1913 में परमाणु मॉडल दिया। परमाणु मॉडल दिया। बोरबरी का परमाणु मॉडल आता है, तो ये किसने दिया था? नील्स बोर ने। अगला प्रश्न, भीमबेटका कहाँ स्थित है? भीमबेटका कहाँ स्थित है? ऑप्शन है इसके भोपाल, पंचवटी, सिंगरौली, अब्दुल्लागंज। अब्दुल्लागंज, अब्दुल्लागंज रायसेन, सही पूरा नाम है इसका अब्दुल्लागंज रायसेन। ऑप्शन पूरा ये है, चौथा ऑप्शन आपका अब्दुल्लागंज रायसेन। क्या होगा इसका सही जवाब? प्रश्न 11 का, प्रश्न 11 का सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा अब्दुल्लागंज रायसेन। कहां पर है ये? मध्य प्रदेश, भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में। भारत के मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश प्रांत में आपका रायसेन जिला है, उसमें अब्दुल्लागंज नामक स्थान पर भीमबेटका स्थित है। और ये भारत की सबसे पुरानी रॉक कला है। भारत की सबसे पुरानी रॉक कला है। भारत की सबसे पुरानी रॉक कला कौन सी है? भीमबेटका। अगला प्रश्न, प्रश्न 12, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित्र संकेतक हैं किसके? वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के, सूत्रों के। प्रश्न 12 का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न 12 का सही जवाब क्या होगा? तो किसके हैं ये? सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित्र किसके हैं ये? ऑप्शन होगा खा, पुराणों के। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य किसके दरबार से संबंधित था? बिंबिसार, चंडा चंडप्रगोत, चंडप्रगोत, प्रसेनजीत और उदयन। प्रश्न 13 का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न 13 का सही जवाब क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बिंबिसार। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। अगला प्रश्न, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया है? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? क्या मौर्य साम्राज्य द्वारा, नंद वंश द्वारा, गुप्त वंश द्वारा, लिच्छवी वंश द्वारा? किसके द्वारा किया गया? प्रश्न 14 का सही जवाब क्या होगा? इसका सही आंसर होगा लिच्छवी के द्वारा। लिच्छवी के द्वारा किया गया था। इसे वैशाली गणराज्य के नाम से भी जाना जाता है। इसे वैशाली गणराज्य के नाम से भी जाना जाता है। वैशाली गणराज्य के नाम से भी जाना जाता है, और ये महाजनपद की वैशाली नगर राजधानी भी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर के आक्रमण के समय भारत पर किस राजवंश का शासन था? सिकंदर के आक्रमण के समय भारत पर किस राजवंश का शासन था? नंद वंश का, मौर्य वंश का, शुंग वंश का या हर्यक वंश का? प्रश्न 15 का सही जवाब क्या होगा? उस समय किसका वंश था? नंद वंश का शासन था। कब किया था सिकंदर ने आक्रमण? कब किया था? 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने आक्रमण किया था। उस समय नंद वंश का शासन था। भारत पर आक्रमण किया उसने। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? 15, 13, 12, 10। क्या होगा इसका सही जवाब? टोटल जो सदस्य थे उसमें 299 प्रतिनिधि थे।
299 सदस्य थे टोटल। 299 में आपके 229 सदस्य 229 सदस्य थे, यानी ये 299 क्या रखे गए थे, ये रखे गए थे प्रतिनिधि। प्रतिनिधि थे संविधान सभा में 299 प्रतिनिधि थे, उसमें आपके 229 सदस्य रखे गए। 229 थे सदस्य, 229 सदस्य थे, और देशी रियासतों के 70 सदस्य यहां थे। 70 सदस्य देशी रियासतों के थे। देशी रियासतों के सदस्य, देशी रियासतों के सदस्य थे 70 और 229 थे आपके सदस्य। इसमें जो कुल महिलाएं थी जो 15 यहां पर महिला थी, 15 कुल महिला थी। इस 299 की संख्या में 15 केवल महिला थी सदस्य। सही ऑप्शन होगा हमारा का। अगला प्रश्न, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस देश के संविधान से लिए गए हैं? क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन है आपका रूस, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी। रूस से क्या लिया गया? रूस से आपकी देखिए सामाजिक सुरक्षा, जो मुख्य है वो बता रहा हूं, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन और मुफ्त स्वास्थ्य सेवा। मुफ्त स्वास्थ्य सेवा। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? अमेरिका के संविधान से आपका एक तो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाता है? ये कहां से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। फ्रांस से क्या लिया गया है? फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये शब्द जो लिए गए हैं कहां से लिए गए हैं? फ्रांस के संविधान से। फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। जर्मनी से आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार, ये सभी चीजें आप नोट करें या स्क्रीनशॉट ले लें, सभी इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं। तो यहां पर हमारा सही ऑप्शन होगा फ्रांस का ऑप्शन यहां पर सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न 18, किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? कौन से अनुच्छेद में ऐसा लिखा गया हमारे भारतीय संविधान में जो ये कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? क्या अनुच्छेद 4 या अनुच्छेद 5 में लिखा है, या अनुच्छेद 2 में लिखा है, या आर्टिकल 1 में लिखा है? क्या होगा इसका सही जवाब? प्रश्न 18 का सही ऑप्शन क्या होगा? देखिए आर्टिकल हमारा 4 है, ये इसमें जो कुछ शब्दों का उल्लेख है वो है आपका न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये हमारा अनुच्छेद 4 में कुछ बातें हैं ये जो ये कही गई हैं।
अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 5 किसके बारे में बताता है? नागरिकता के बारे में अनुच्छेद 5 हमारा बताता है। ओके, कितने प्रकार की नागरिकता हमारे भारत देश के अंदर? एकल नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद को यह अधिकार दिया जाता है कि वो किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकता है, घटा सकता है, या किसी राज्य को कम करके, उसके क्षेत्र को कम करके, उसके बाकी क्षेत्रफल जो बचा उसमें एक नए राज्य की स्थापना कर सकता है। यानी संसद को अधिकार है कि वो नए राज्य का स्थापना कर सकता है। संसद को अधिकार है कि नए राज्य का गठन कर सकता है। नए राज्य का गठन कौन करेगा? सांसद। सांसद नहीं, संसद करेगी। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 में साफ साफ लिखा गया है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। राज्यों का एक संघ होगा। ऑप्शन होगा हमारा यहां पर घ ऑप्शन यहां पर सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न 19, तेलंगाना राज्य वर्तमान स्वरूप में आया। कब आया? 1 नवंबर 2014, 9 नवंबर 2014, 5 जून 2014, 2 जून 2014। क्या होगा इसका सही जवाब प्रश्न 19 का? तो तेलंगाना राज्य जो वास्तविक रूप में आया वो आया आपका 2 जून 2014 में। 2 जून 2014 को अपने अस्तित्व में आया। इसकी राजधानी तेलंगाना राज्य की जो राजधानी है, राजधानी हैदराबाद। हैदराबाद। और ये किसका हिस्सा था पहले? ये हिस्सा किसका था? आंध्र प्रदेश का ये हिस्सा था। अच्छा, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये कांस्य कास्टिंग के लिए जाना जाता है। कांस्य कास्टिंग के लिए विख्यात है, और वो भी अद्भुत कला है। ये अद्भुत कांस्य कास्टिंग के लिए प्रख्यात है तेलंगाना राज्य। भाषा यहाँ के कौन कौन सी बोली जाती हैं? तो यहाँ की जो भाषा है आपकी, वो आपकी तेलुगु और हिंदी भाषा, तेलुगु और हिंदी भाषा यहाँ पर बोली जाती हैं। सही जवाब होगा 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य अपने अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका का जनक किसे माना जाता है? जनहित याचिका का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है आपके विवेक काटजू, जस्टिस खेयर, पीएन भगवती, मार्कंडेय काटजू। प्रश्न 20 का सही जवाब क्या होगा? क्या होगा इसका सही जवाब प्रश्न 20 का? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन का पीएन भगवती। पीएन भगवती जनहित याचिका का जनक माने जाते हैं। कौन थे ये? भारत के पूर्व न्यायाधीश, भारत के पूर्व न्यायाधीश। किस रूप में जाने जाते हैं? जनहित याचिका के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न 21, देश में प्रथम आर्थिक जनगणना है। देश में प्रथम आर्थिक जनगणना 1977 ईस्वी में की गई थी। अब तक कितनी आर्थिक जनगणना 1977 में की गई थी? अब तक कितनी आर्थिक गणना की जा चुकी हैं? 5, 6, 7, 8।
क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब क्या होगा? प्रश्न 21 का, प्रश्न 21 का सही जवाब होगा 6। ऑप्शन खा यहाँ पर सही है। कितनी गणना हो चुकी, कितनी आर्थिक गणना हो चुकी है? 6 हो चुकी हैं। कब कब हुई हैं? एक हुई थी आपकी पहली बार 1977 में, फिर हुई 1980, उसके बाद 1990, 1998, उसके बाद 2005, उसके बाद 2013। 1 2 3 4 5 6, 6 बार अब तक आर्थिक गणना की जा चुकी है। सातवीं जो होने को थी वो आपकी 2019-20 में कोरोना महामारी के कारण इसे आगे बढ़ा दिया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न 22, विश्व में सर्वप्रथम किस देश के द्वारा दशकीय जनगणना कराई गई थी? अमेरिका द्वारा, जर्मनी द्वारा, स्वीडन द्वारा, भारत द्वारा। क्या होगा प्रश्न 22 का सही जवाब? देखिए पहली बार जनगणना पहली बार जनगणना 6000 साल पूर्व बेबीलोन बेबीलोन में कराई गई। बेबीलोन में कराई गई थी। ये प्रश्न पूछा जाता है कि पहली बार जनगणना कहाँ कराई गई थी। तो पहली बार जो जनगणना कराई गई थी वो 6000 साल पूर्व बेबीलोन में कराई गई थी। और भारत में जो पहली बार ये विश्व में हुई, विश्व में पहली बार बेबीलोन में, और भारत में पहली बार जो जनगणना कराई गई थी 1872 में, सन 1872 में उस समय के वायसराय लॉर्ड मेयो के द्वारा जनगणना कराई गई थी। पहली बार जनगणना कराई गई थी। और भारत की पहली संपूर्ण जनगणना भारत की पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में कराई गई थी। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में कराई गई थी। लेकिन दशकीय जनगणना किसके द्वारा कराई गई थी? तो दशकीय जनगणना का मतलब है प्रत्येक 10 साल बाद जनगणना कराना। दशकीय जनगणना का आरंभ किसके द्वारा कराया गया? वो आपका अमेरिका के द्वारा। अमेरिका के द्वारा पहली बार दशकीय जनगणना का आरंभ किया गया। ऑप्शन होगा यहाँ पर का, ऑप्शन यहाँ पर सही है। ये सारी चीजें इंपोर्टेंट हैं, पूछी गई हैं, आप इसे नोट करें, स्क्रीनशॉट लें। अगला प्रश्न, प्रश्न 23, विश्व में किस वृक्ष को पर्यावरण का आतंकवाद संकट माना जाता है? क्या सिकोया को, या बरगद को, यूकेलिप्टिस को, या पॉपुलर को? प्रश्न कौन सा, मतलब प्रश्न 23 का कौन सा जवाब सही होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ग, यूकेलिप्टिस को वृक्ष यूकेलिप्टिस के वृक्ष को पर्यावरण का आतंकवाद या संकट माना जाता है। इसे नीलगिरी के नाम से भी जाना जाता है। नीलगिरी के नाम से भी जाना जाता है। नीलगिरी के नाम से जाना जाता है।
क्योंकि इसका तने में एक गोंद जैसा द्रव्य निकलता है जो जमीनी जल को, उसके स्तर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी पौधा भी कहते हैं। इसका एक नाम और भी है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकी पौधा भी कहते हैं, इसे यूकेलिप्टस को। अगला प्रश्न, प्रश्न 24, भारत में शहरी जनगणना जनसंख्या का प्रतिशत है 25, 28, 31.20 या 42। कौन सा जवाब इसका सही होगा? प्रश्न 24 के लिए कौन सा जवाब सही होगा? इसका सही जवाब होगा 31.20%। 31.20% भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है। अगर ग्रामीण की बात करें, यहां पर ग्रामीण क्षेत्र जो जनसंख्या है उसका प्रतिशत कितना है, तो उसका प्रतिशत है आपका 68.8%। और शहरी कितनी होगी? तो शहरी आपको पता चल गया 31.2%। ये ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का सबसे ज्यादा शहरी आबादी वाला राज्य। एक क्वेश्चन आप नोट करें, सबसे ज्यादा शहरी आबादी वाला राज्य वो आपका महाराष्ट्र। और अगर शहर का नाम पूछा जाए तो मुंबई। और अगर सबसे ज्यादा जनसंख्या जो निवास करती है घनी आबादी वाला, वो आपका दिल्ली। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक बाघ कर्नाटक में पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक बाघ कर्नाटक में पाए जाते हैं, फिर भी बाघ राज्य किसे कहा जाता है? क्या महाराष्ट्र को कहते हैं, मध्य प्रदेश को कहते हैं, उत्तराखंड को कहते हैं, या उत्तर प्रदेश को कहते हैं? बाघ राज्य के नाम से किसे जाना जाता है? तो बाघ राज्य के नाम से किसे जाना जाता है? प्रश्न 25 का सही जवाब क्या होगा? आपको इसका आंसर पता होगा। बाघ राज्य के नाम से किसे जाना जाता है? मध्य प्रदेश को जाना जाता है। भारत का हृदय मध्य प्रदेश, भारत के बीचों बीच में बसने वाला राज्य मध्य प्रदेश, और बाघों का राज्य, बाघों का देश मध्य प्रदेश। क्योंकि यहां देश में बाघों की सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है। कितनी जनसंख्या है? बाघों की 526 संख्या वाला राज्य, इसलिए इसे बाघ राज्य के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 26, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव रेखा। प्रश्न 26 का सही जवाब कौन सा होगा? प्रश्न पूछा है जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है। क्या होता है पहले ये आप समझ लीजिए, वार्षिक तापांतर होता क्या है? सबसे गर्म महीने का औसत तापमान सबसे गर्म महीने का औसत तापमान और सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान
का अंतर क्या कहलाता है? वार्षिक तापांतर कहलाता है। इसे कहते हैं वार्षिक तापांतर। अब ये न्यूनतम कहां पर रहता है? तो वो न्यूनतम रहता है 0 अक्षांश पर, जिसे हम भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन का यहां पर सही है। अगर पूछा जाए सबसे अधिक या अधिकतम कब होगा, अधिकतम कहां पर होगा, तो ये होगा 28 डिग्री 613 613 और उत्तरी अक्षांश पर, उत्तरी अक्षांश पर सर्वाधिक सर्वाधिक तापांतर। ऑप्शन का हमारा यहां पर सही है, न्यूनतम पूछा है। अगला प्रश्न, कोना लोहा एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कोना लोहा एक सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ का है ये? अलास्का का है, हवाई का है, इटली का है, जापान का है। प्रश्न 27 का सही जवाब क्या है? तो ये किसका है? हवाई द्वीप का, हवाई द्वीप का सक्रिय ज्वालामुखी है। हवाई द्वीप का एक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? गोना लोहा। और अगर भारत के सक्रिय ज्वालामुखी पूछे जाएं तो भारत के सक्रिय ज्वालामुखी, भारत के सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन से हैं? एक बैरन ज्वालामुखी, बैरन ज्वालामुखी, दूसरा है आपका नारकोंडम ज्वालामुखी, नारकोंडम ज्वालामुखी। ये भारत के दो सक्रिय ज्वालामुखी प्रमुख है, ये बैरन ज्वालामुखी और आपका नारकोंडम ज्वालामुखी। दोनालोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, किसका है ये? हवाई द्वीप का सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न, प्रश्न 28, सागर नितल प्रसरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अल्फ्रेड वेगनर ने, एफ.वी. टेलर ने, हैरी हेस ने, डब्ल्यू.जे. मॉर्गन ने। प्रश्न 28 का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा हैरी हेस ने। सागर नितल प्रसरण सिद्धांत का प्रतिपादन हैरी हेस ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न 29, टूनसेल वर्ग का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा किया जाता है? हिगनी, नदी, पवन, भूमिगत। प्रश्न 29 का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न 29 का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा पवन, पवन के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, इंसेल वर्ग है ये आपका इंसेल वर्ग, इंसेल वर्ग का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा किया जाता है? तो वो आपका पवन के द्वारा। ये जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पर्वत, अर्थ है पर्वत, और ये जर्मन भाषा का शब्द है। जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पर्वत, द्वीप, ये नाम जाने आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? रोम में, बोगोर में, जेनेवा में या मनीला में? कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? प्रश्न 30 का, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा मनीला में। मनीला कहां पर है? फिलीपींस में। मनीला कहां पर स्थित है? तो ये फिलीपींस में स्थित है। चावल अनुसंधान संस्थान भारत का पूछा जाए तो केंद्रीय केंद्रीय
केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो ये कहां पर है? उड़ीसा के कटक में। उड़ीसा कटक। कटक कहां पर? उड़ीसा में। और अगर ये पूछा जाए कि भारतीय धान अनुसंधान संस्थान, ये चावल की बात हो गई, भारतीय धान अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? ये कहां पर है? ये भारतीय धान अनुसंधान संस्थान कहां पर है? ये हैदराबाद। हैदराबाद में स्थित है। स्थापना 1965। 1965 में इसकी स्थापना की गई थी और पूरे भारत में लगभग 250, पूरे भारत में लगभग 250 चावल अनुसंधान संस्थान हैं। पूरे भारत में लगभग 250 चावल अनुसंधान संस्थान हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी 30 प्रश्नों की एक श्रृंखला। गर्मी बहुत ज़्यादा है, कोई बात नहीं, क्लास संपन्न हुई। ये एक महत्वपूर्ण एक सेट है जो एक इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ है और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय, सी यू अगेन।